because my content is like this, I might not be able to get people like this on my show. So does that bother you? It did. Later it made me feel bad कि यार this is an actor that I really look up to, you know. ऐसा हो कह सकता है कि भाई कि इन्होंने बना, but then I अंदर से curiosity मैं वो research करी और फिर मेरे को वही लगा कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि इन्होंने मना किया, मतलब एज एन एक्टर की तरफ से मना नहीं हुआ होगा, ये पक्का ये PR वालों का कुछ ना कुछ Harshit Bansal, founder of Humans of Cinema, is a passionate cinephile and thriving entrepreneur driven by his love for films. I think it would hurt a lot of people when they see their, very famous stars and they figure out the reality about them, that they are famous but they are not rich, which I think is case with many people. 100%. तमाशा इम्तियाज अली की वो कहानी है जो उनको लगता है कि वो होते अगर वो फिल्म मेकर ना, दिस इज व्हाट ही वुड हैव बिकम, ही सेड दिस इन सम इंटरव्यूज। जो लोगों को जुनून है ना ये नंबर्स का, वो एक बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। जब वो चीज़ चेंज जब तक नहीं होगी ना तब तक चीज़ें चेंज नहीं होगी। तो जब तक नंबर्स का गेम रहेगा ना तब तक सिनेमा बिजनेस रहेगा। एग्जाम्पल द वे दैट लॉट ऑफ मीडिया पीपल आर ट्रीटेड इन मुंबई, ऐसे ग्रुप्स बने होते हैं where like the media people would be sitting in one corner and the film people would be sitting in the other corner. The whole system is screwed right now that way. Matlab, it's only become worse and worse. The attention on craft and on cinema, these things is going away, and the attention on social media and social personality और तुम्हारी image, इन सब चीज़ों पे ध्यान बढ़ते जा रहा है। इन चीज़ों में जो पैसा लग रहा है वो बढ़ता जा रहा है। वक्त थी या कौन सी थी मेरे को याद नहीं है, पर in one of those books only he had talked about how for the first, for your first like 10,000 users or whatever, you have to work your hardest, where you have to go and talk to each person individually and bring them to use your platform. तो मैंने बस वो सिंपल सा फंडा स्टार्टिंग में यूज किया था कि मैं ये चीज़ ज़रूर करता था कि मैं लोगों को लिटरली ढूंढ के उनको DM करता था। ढूंढता कैसे था कि क्योंकि इम्तियाज, फॉर एग्जाम्पल, इम्तियाज़ फिल्म्स वर वन ऑफ like were some of the films that I used to write about a lot. Like they kind of formed the central philosophy of Humans of Cinema. This is the kind of cinema that I want to talk about. तो इम्तियाज के इंस्टाग्राम पे जाता था, उसकी फॉलोअर लिस्ट खोलता था और उसमें जाके एक एक बंदे को उनकी प्रोफाइल खोल के उनको DM करता था कि हाई, आई हैव स्टार्टेड समथिंग एंड एज समबडी हु लाइक्स इम्तियाज अली, you might find this interesting. So that's what I used to do. So this I did for the first 4 months, 5 months. And Sending Humans of Cinema का link to them. मतलब मैं DM ही करता था उनको, बस कोई Humans of Cinema की पोस्ट भेज देता था उनको, उनके साथ Humans of Cinema की पोस्ट, भाई मुझे रिव्यू बता दे क्या है इसका। मैं उनको दिखा देता था बस कि देखो मैंने तमाशा के बारे में एक चीज लिखी है, read it and let me know what you think, like that. You might find it interesting and if you like it, follow it, something like that. मैं भेज देता था। और यही चीज फिर मैंने करनी स्टार्ट कर दी विद एक्टर्स आल्सो। फॉर एग्जांपल गुलशन, एक्टर्स एंड फिल्म मेकर, गुलशन देवैया फॉर एग्जांपल वाज वन ऑफ द पीपल जिनको मैंने भेजा क्योंकि उस टाइम पे मर्द को दर्द नहीं होता फिल्म रिलीज हुई थी, ठीक है, वेयर ही हैड प्लेड अ डबल रोल और व्हाटएवर, एंड उनको फिर मैंने मैसेज किया। तो उस तरीके से मैं काफी एक्टर्स को करता था, पर उन्होंने जो है देख लिया मेरे मैसेज और उन्होंने फिर हमारा कुछ लिखा हुआ अपने पेज पे रिपोस्ट किया। हमने शायद मर्द को दर्द नहीं होता के बारे में लिखा था या फिर ऐसा कुछ था, he reposted that on the page, so that got us some traction. That was very random. क्योंकि मैं भेजता तो सबको था, मेरे कुछ भी फॉलोअर्स नहीं थे उस टाइम। 150 उस टाइम कितने फॉलोअर्स? 150-200 फॉलोअर्स थे। फिर भी गुलशन देविया ने हाँ, I mean now he's not somebody who really cares about these things कि कौन किसकी कितने फॉलोअर्स हैं। उनको अच्छा लगा, उन्होंने कर दिया, समझ रहे हो। और वहां से फिर थोड़े बहुत मेरे पास लोग आने स्टार्ट हुए, थोड़ा लोगों को दिखना स्टार्ट हुआ कि अच्छा ऐसा कुछ है। पर फिर उसके बाद जो सबसे मतलब सबसे जबरदस्त जब फटा वो था जब हम लोगों ने जोया अख्तर की फिल्म थी बॉम्बे टॉकीज विच इज एन एंथोलॉजी ऑफ फिल्म बाय 4 डिफरेंट डायरेक्टर्स, उसमें जोया की फिल्म थी। तो हमने ना उनके बारे में, उस वाली फिल्म के बारे में पोस्ट किया, जो कि हम लोगों ने किसी एक देयर वाज दिस गर्ल, उनकी कहानी शेयर की थी of how she had gotten so inspired by the film that she had kind of influenced her father to take up dancing. There's a whole story behind it, but anyway, point being कि हमने इस तरीके की पोस्ट की थी which was about Bombay Talkies. Zoya saw that, or it somehow reached Zoya, and she shared that on her story.
This is when we again had like 400, 500 followers. She shared that on her story, and then suddenly we had an influx of a lot of followers. और उसके बाद फिर अलग जब एक क्रेजी पीक आया कि एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगे, वो तब हुआ जब विकी कौशल ने सेम चीज. विकी कौशल ने हमारी 3-4 पोस्ट शेयर कर दी. दिस इज अगेन राइट आफ्टर पूरी. विकी कौशल वाज एट द पीक ऑफ हिज like newly found stardom, and he shared like 3-4 of our posts on his stories. And again, I'm talking about, this is a completely different kind of Instagram by them. जो Instagram आज है ना, वो Instagram नहीं था उस टाइम पे. This was a बिना रील्स वाला Instagram. सिर्फ वहाँ पे उस टाइम जो है लोग फोटोज और टेक्सचुअल को करते थे. That was Instagram, you know. So a person sharing, like a big star sharing something on their stories, now nobody cares. आज के टाइम में तुम्हारे फेवरेट स्टार्स 100 चीजें शेयर करेंगे, किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा. उस टाइम पे अगर एक स्टार या फिर कोई एक्टर डायरेक्टर अपनी स्टोरी पे कुछ शेयर कर रहा है ना, इट यूज्ड टू बी अ बिग डील, यू नो, बिकॉज इट एक्चुअली यूज्ड टू मेक अ डिफरेंस. भाई विकी कौशल ने शेयर किया था, मेरे रातों रात 15-20 हजार फॉलोअर्स बढ़े थे. 15-20 हजार, जस्ट इमेजिन ब्रो. And that completely changed. Then from there, like touchwood, there's been no looking backwards. So Vicky Kaushal and Zoya Akhtar, I mean, I met Zoya. मैंने उनके साथ एक वीडियो राउंड टेबल किया था. मैंने उनको बताया कि Zoya, you are the reason I saw that reel. और मैं विक्की से भी जब मिलूंगा, I mean, because I have to let these people know, man. Like, if it wasn't for them, I would have definitely not had a career. No, I understand this. Actually, what happened was we did podcast with Adil Hussain, right? So that podcast now got very viral because of this one line where he said that he regrets doing Kabir Singh. Oh shit, I remember that. Of course. See, you also know. So this was our podcast basically. That I didn't realize. हाँ, तो AP podcast was written everywhere, literally everyone. Then PR agencies from Bombay, you know. It became massive. Yeah. And of course, Sandeep Reddy Vanga reacted to it also. Yeah, I was shocked. I think I was in class that moment. I just got a link from a friend, and actually उस क्लास में ना ये मूवी वाला सीन हो गया था कि सब लोग शेयर कर रहे थे, यार ये इसका पॉडकास्ट किसने शेयर कर दिया यहाँ पे. संदीप रेड्डी वांगा आ रहा है. संदीप रेड्डी वांगा. किसका पॉडकास्ट है वेंचर? I'm gonna change your face with AI, don't worry. उसकी ऐसी quotes थे. I was shocked कि my first fear was that Adil Hussain is going to call and he's gonna say that भाई remove कर दो. But actually he didn't do that. Yeah. He was all okay with it and he even gave response to Times Now उस पे, या Times Now या Times of India, I don't recall. But उस पे उन्होंने बोल दिया कि I don't want to react to it and all that stuff. But again, sticking to what you said, भाई इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, especially if you know it has a line which is not something that actor is usually saying, right? जैसे आदिल हुसैन का कोई भी आप पॉडकास्ट या इंटरव्यू देखो ना, he is all about spirituality, philosophy, but when he said something so openly explicit na, it really gets you traction. Yeah, for sure, bro. And I'm so happy that happened, because I mean the biggest thing is that kudos to you for bringing somebody like Adil Hussain, who is such an amazing actor, and like people really need to hear more from actors like Adil Hussain. And the second thing is that I'm so happy that he was like open about what he thought, because ठीक है यार, मतलब जो भी reaction आया संदीप रेड्डी वांगा का, but I think it started a very interesting conversation, Not interesting, but I think heated conversation. नहीं यार, interesting बहुत. मतलब हम लोग अभी interesting conversation कर रहे हैं. But मतलब, what do you feel about the reaction which Sandeep Vanga had? मतलब, if you personally saw that from a distance. Yeah, see, I think his reaction to everything is very extreme, right? That's the kind of guy he is. I don't think that his reactions like to things can be taken seriously. क्योंकि फिर, you know what I'm saying? I mean, he's saying कि वो AI से कर देंगे, but come on. I mean, Yeah, and bro, like, आप एक इतने बड़े डायरेक्टर हो, you worked with literally one of the biggest star that this century has produced अभी. Your film is crossing 300 crores and still you are 300? नहीं, कितना? 900 crores. 900 crores. Damn. ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है. तो I think I might be quoting the India वाला, या उससे ज़्यादा ही है वो. बहुत ज़्यादा.
So again, sticking to the numbers you said, आपका इतना बड़ा बिल्कुल एक इम्पैक्ट आपने छोड़ा है सोसाइटी में, आपके बारे में बातें हो रही है महीनों तक, फिर आप ऐसा रिएक्शन दे रहे हो पर्सनली, मतलब नथिंग टू हिम, कोई पता नहीं इस पे भी ट्वीट कर दे अगेन, बट Like, मतलब again, bro, मतलब these things can't be taken too seriously. I mean, वही है bro, मतलब if he's somebody who did not even respect somebody like Javed Saab, you know, Javed Saab also had said something about the film and he reacted so harshly towards somebody as iconic as Javed Saab also. What do you expect from somebody like that? अच्छा, हाउ डू यू सी एनिमल? मतलब ठीक है, आई personally saw Animal from two lenses. One was the moral lens, which obviously says things that usually you see people hearing about. Second is the cinematic lens, which very few people talk about. That the way the story was and the way the cinematography was, the way the whole screenplay is presented. कि आप 3 घंटे में एक story दिखा रहे हो, but वो dead नहीं हो रही कहीं पे. But personally, how did you see Animal? So see, I have never criticized a film purely from a moral lens. Okay. Especially for Animal, what I feel is that the morality is completely वो एकदम अलग चीज है. ठीक है, वो morality कितनी questionable है कितनी नहीं है, वो भी बहुत सारी layers है उसकी. ये ना conversation बहुत ज़्यादा layered है. मैं अभी पीछे एक और podcast पे भी गया था, वहाँ पे मैंने ये चीज बोली थी कि ये conversation ना इतना वो नहीं हो सकती, मतलब इतनी सिंपली ब्लैक एंड वाइट नहीं हो सकती कि भाई ये फिल्म जो है ये यू नो मिसोजिनिस्टिक फिल्म है, ये फिल्म फेमिनिस्ट फिल्म है. दीज कन्वर्सेशंस कांट बी एज सिंपल एज दैट. अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी सीन. फॉर एग्जांपल, व्हाट नीड्स टू बी सीन इज व्हाट इज द डायरेक्टर रियली सेइंग अबाउट. यू नो, जब समीप रेड्डी वाघना ने फिल्म के बारे में बाद में इंटरव्यूज भी दिए तो उन्होंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू हिम the character of Ranbir Kapoor is not a misogynistic guy. That's what he said. Now that tells you a lot of things. You know, that gives you a lot of context. Because if this guy doesn't think that the character was misogynistic, then there is something seriously wrong with the way that you think. What I believe is that eventually every person has a worldview, right? You have a worldview. एक तरीका है जिससे तुम दुनिया को देखते हो, एक तरीका है जिससे तुम माइनॉरिटीज को देखते हो, एक तरीका है जिससे तुम विमेन को देखते हो, एक तरीका है जिससे तुम दूसरे लोगों को देखते हो, है ना? शायद तुम्हें भी नहीं पता होगा कि तुम बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्या एग्जैक्टली फील करते हो. वो सारी चीज़ें जो है तुम्हारी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से, तुम्हारे बैकग्राउंड से, हर चीज़ से फॉर्म होती है और तुम एक पॉइंट पे आते हो. अगर तुम एक फिल्म मेकर हो या फिर ऑथर हो ना, फिर वो सारा जो वर्ल्ड व्यू है ना तुम्हारा, वो सारा तुम्हारे आर्टवर्क में, तुम्हारी किताब में चल रहा है. So once you do that, and when you have made the decision of becoming a filmmaker or a writer, then you have to be ready for the fact that I am putting out my worldview in front of people to see, and they are going to have opinions about it. That's the whole point of it. If you do not want people to judge your worldview, then do not become a filmmaker or an author. That's the whole point of it. You know what I'm saying? Cinema क्या है? सिनेमा है हमारा दुनिया को देखने का नजरिया. इट इज इन अ वे द प्योरेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ एम्पैथी इफ यू थिंक अबाउट इट. फॉर एग्जांपल, तमाशा की बात करें भाई, तमाशा इम्तियाज अली का वो नजरिया है कि उनकी वो कहानी है जो उनको लगता है कि वो होते अगर वो फिल्म मेकर ना बनते. दिस इज व्हाट ही वुड हैव बिकम. ही हैज सेड दिस in some interviews. He thinks that this is what would have happened to him if he hadn't become a filmmaker. Now, for me, this is such a beautiful thing that he has shared this with the world. कि ये ख्याल सबके मन में आते हैं. आपके मन एक कोई भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होगा या फिर कुछ भी कोई काम करता होगा, वो अपने काम से खुश नहीं होगा, उसके मन में ख्याल आएंगे कि यार काश मैं कुछ और कर रहा होता. वो एक दुख होगा जो कि पूरी जिंदगी कैरी करेगा, पर वो कभी भी उस दुख को दुनिया के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाया. पर इम्तियाज के मन में इस तरीके का इमोशन आया और उन्होंने उसको दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दिया. राइट? आई एम्पैथाइज विद इम्तियाज फॉर दैट, for whatever this feeling is. I empathize with it. But the fact that I can see this empathy on the screen, that's what makes cinema beautiful.
You know what I mean? That I can visually see how he sees and how he feels about this one particular emotion. So you basically, by making cinema, you are, making yourself vulnerable in front of the world, and you are making your vulnerabilities public. Now those are the vulnerabilities of Sandeep Reddy Vanga. This is the person that he is. This is how he feels about fatherhood. This is how he feels about romance, whatever, XYZ. So now good or bad, that kind of gives people an idea about the person that you are. People are going to have opinions about it, and you have to deal with it. But now I think at this point, people should understand that that is how the person is, and he is going to have a reaction about everything. So it's pointless to have arguments about it. I mean, but when it comes to the craft of the film itself, I don't think. I mean, I had a good time watching the film just in terms of the action and everything. It was all very new for Hindi cinema, in my opinion. It was all very new. It was, enthralling. It was, it was euphoric. It was gripping. It was all of that. But it was all nice when taken as individual action set pieces. As a film, not collectively. As a film, it doesn't come together well at all. जो फिल्म का मेन क्रक्स था, जो जिस चीज के बारे में फिल्म थी, which was the fatherhood, the theme and his relationship with the father, the film does not stick to that consistently at all. It goes in so many different directions, and after a point, you kind of don't even feel like the film is about that. Maybe that's what he was trying to show. I mean, look at the name of the movie, Animal. Maybe what if, obviously he has not said this anywhere, what if he wants to tell this is like an animal in form of human? Maybe he could be representing that. Yeah, I mean, what I feel is that through every film you need to be, making a very clear. There's something that you need to be saying. If he was, I mean, at least that's what he set us up for. उन्होंने हमको ट्रेलर से क्या सेटअप किया कि मैं एक फिल्म दिखा रहा हूँ एक बेटे के बारे में जो कि अपने बाप के निग्लेक्ट और अब्यूज की वजह से इतना ज्यादा ट्रॉमा में है कि वो एक जानवर बन गया, राइट? तो मैं वो एक्सपेक्ट करके जा रहा था कि फिल्म उस बारे में होगी और पूरी फिल्म में जो है वो चीज रहेगी. वो मेरे को लगता है कि फिल्म कहीं ना कहीं ना उस चीज को खो दिया फिल्म ने बीच में. वो फिल्म स्टार्टिंग में रही, एंड में रही, बीच में ना, लेकिन दैट फिल्म बिकेम अबाउट वायलेंस and that film became about just excusing this character again and again for terrible behavior. You know what I mean? कि मतलब it just became about saying that everything that this guy does is justified because हम लोगों ने स्टार्टिंग में बता तो दिया कि भाई इसको ट्रॉमा है. समझ रहे हो कि मतलब यार उस चीज का मेरे को लगता है कोई सेंस बनता है कि वो जो पूरा स्कूल वाला सीन दिखाया हम लोगों ने, कॉलेज वाला, where he goes to fight the guys who Eve teased his sister, वो वाला scene. Yeah. मतलब again, as I was saying, कि individually as an action set piece, it's very interesting the way that he shot everything, the car chase. But again, with respect to the story and the character and his motivations, I don't think that all of it comes together very well. That's what my thought on it is. And how do you see Ranbir Kapoor picking a script like that, right? If you see Ranbir's graph, right? Because ठीक है, it's all misogynist and all very explicit movie. That's what people have been saying. But when you see a guy like Ranbir Kapoor doing this, मतलब आपकी एक expectation जुड़ जाती है, right? This is the guy who has produced Barfi, Rockstar, Tamasha itself. So how do you see Ranbir's choice behind picking Animal? मतलब ठीक है, मतलब I definitely do not judge him at all for it. I think I feel like he's always been an actor who has tried to experiment with his choices. I think it's possible that it may have come from a place of like a desperate need to change his image in terms of that he has spoken in a lot of interviews, especially the interviews that came around
Jagga Jasoos, or all of these films that were the films that were basically at the uh, culmination of his young boy roles. You know what I'm saying? Young boy existentialist, young boy going through a midlife crisis, going through like a early life crisis. वो वाले जो उसके सारे कैरेक्टर्स थे ना, वेकअप सेट से लेके जो लास्ट में इन सब फिल्मों तक रहे थे, तो उस टाइम पे रणबीर ने काफी इंटरव्यूज में बात करी थी कि that I'm done with these parts. I want to move on now. I want to choose maturer roles, etc., etc. And I think he was really trying very hard, or at least he was very desperate to kind of change that, and he wanted to play a part that could completely break that mold that he was in. And I think that happened. Right? Animal became that for him. Yeah, for sure. Even if you see the logo of Animal, he has written this thing, that superstar Ranbir Kapoor, and all that stuff. Yeah. I think commercially this is one of the biggest films that he has given, right? So maybe this was, biggest. I think this was one of those things which paved the way for him to maybe go in that superstar niche from our generation, barring the people who are actually existing. Yeah, for sure. वो भी है, definitely. And I think, I mean, if he had the vision for the fact that stuff like this could like catapult him into like this kind of superstardom, which he's at now. Also, I think I do feel that Ranbir is a very smart actor compared to a lot of the other actors right now, because he is really aware about a lot of things with respect to their कि मतलब रियलिटी में चीजें कैसे वर्क करती हैं वर्सेस द फॉर्म्ड नॉर्म्स जिसके हिसाब से बहुत सारे एक्टर्स काम करते हैं. कि जैसे कि शायद बहुत सारे एक्टर्स को लगता है कि सोशल मीडिया पे रहना जरूरी है, बहुत सारे एक्टर्स को लगता है कि इंटरव्यूज करते रहना जरूरी है, जबकि रणबीर काइंड ऑफ गोज अगेंस्ट ऑल ऑफ दीस थिंग्स नाउ. ही डजंट डू इंटरव्यूज, ही इज नॉट ऑन सोशल मीडिया, एंड येट ही इज द बिगेस्ट स्टार. आई थिंक ही इज वेरी मतलब बहुत he's very critical about his public positioning, right? Yeah, I feel like these things require a lot of vision. मतलब कितना स्मार्ट होने की जरूरत है यार तुम्हें, जब तुम देख रहे हो कि पूरी दुनिया एक चीज कर रही है और पूरी दुनिया ये बोल रही है कि ये सब चीजें करना एकदम जरूरी है, और तुम बोलो कि नहीं मैं नहीं करूंगा, और मेरे को इतना विश्वास है इस चीज पे और अपने इस वाले डिसीजन पे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को पूरी दुनिया बोल दे और दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर मैं फिर भी नहीं करूंगा. और उसको पता है यार ये बात कि there is a certain amount of mysteriousness that's needed for you to be, for you to be taken that seriously. And I do feel very strongly about it. मेरे को लगता है कि बहुत सारे actors, और बस स्टार्टअप वाली बात नहीं है, पर so many interviews that happen nowadays are just so ridiculous, bro. And a lot of movie actors, you're saying? जो फिल्मों के टाइम पे होते हैं interviews, a lot of the promotional stuff that happens, like going to colleges, and I mean, I don't really see the point of all that. So you also do these collaborations sometimes with either Netflix or other publication houses, or even maybe directly with the film crew, where you have all of them, right? तो वहाँ पे भी मेरा तो पहले as a podcaster question था, how the hell do you manage so many people on Roundtable? That's one question. Another was that, bro, if you're having a banner like Netflix with you, right? So there is going to be vetting with the question. At the end, they are there to promote a film or a web series, right? How do you escape that personally, since you're talking about these things? So I really wanted to know about that. See, I have to, I mean, for this, give them credit, because there's not really a lot of betting that happens. Really? Yeah. Unless there's like a really big star that's involved. उसमें भी सिर्फ और सिर्फ अगर उन स्टार की जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से कुछ चीजें आई हैं और कुछ चीजों को लेके कुछ बहुत स्पेसिफिक रिक्वेस्ट हैं, वो भी बहुत कम हुआ है, बहुत कम, कि स्टार की मैनेजमेंट की तरफ से कुछ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आ रही है, अदरवाइज वेटिंग नहीं होती. और इस चीज में दिस इज व्हाई आई डू फील लाइक प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न, इन लोगों को क्या है ना, बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज आर at least the management side of it is being run by very young people who understand social media, who understand modern marketing and how the market has changed, how the market is evolving. So they
मतलब वो लोग इस चीज में बहुत अच्छे हैं कि वो बोलते हैं, इंडिपेंडेंस देते हैं क्रिएटर्स को कि आप अपने हिसाब से चीजें करो। और तभी मैं कर पाया, मतलब ज्यादा से ज्यादा कभी कभी मेरे पास बस ज्यादा से ज्यादा इतना एक रिक्वेस्ट आती है कि अगर हो सके तो फिल्म के बारे में एक दो सवाल पूछ लेना है, तो फिल्म के बारे में थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन कर लेना, क्योंकि मेरा जो फॉर्मेट है वो ये है कि मैं सिनेमा के बारे में डिस्कशन करूंगा पॉडकास्ट के अंदर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फिल्म दैट्स द प्रोजेक्ट दैट्स कमिंग आउट, इट्स अबाउट सिनेमा इन जनरल, कि आपकी फेवरेट फिल्म्स क्या हैं, आपके सिनेमा के बारे में क्या थॉट है, आपके हिसाब से सिनेमा का पर्पस क्या है। That's the whole format of my show. These actors and directors are comfortable with that. They don't have any Yeah. questioning. बल्कि वही बात है ना, मतलब बात प्रॉब्लम सारी क्या है कि this is the kind of conversations that everyone wants to have right now. वो मतलब people are sick of speaking about personal stuff. मतलब unless there are people who want to become socialites or want to become like social personalities, but people who are genuinely interested in cinema and the craft and all these things, they would much rather want to talk about these things rather than speaking about what their kids did at school recently or whatever. Who are you referring to? Bro, मतलब चलते यही सब चलता है bro। मतलब मेरे को लगता है कि मैं तो खुद भी सोचता था, क्योंकि मैं जब मैंने शुरू भी नहीं किया था, when I was just like a film enthusiast who used to watch a lot of interviews, तो मैं अनुपमा मैम और राजीव मसंद और इन सब लोगों को छोड़ के, जो कि मतलब बहुत अच्छा प्रॉपर फिल्म जर्नलिज्म करते थे और अच्छे सवाल पूछते थे सिनेमा के बारे में, फिल्मों के बारे में, उनके अलावा मैं किसी का देखता था, मैं सोचता था कि यार क्या चल रहा है, मतलब what exactly are these people trying to achieve by poking the celebrities or the actors, the filmmakers so much about their personal lives. Who really cares, बात ये है ना कि पूरा सिस्टम, तुम जितना ज्यादा इस सिस्टम में फीड इन करोगे उतना ज्यादा इस सिस्टम ग्रो करेगा। द होल पेपराजी कल्चर, मतलब लोगों की गलती नहीं है भाई कि लोग ये वाला कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कि पेपराजी कल्चर इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, इसमें ऑडियंस की गलती नहीं है। बात ये है कि जब उनके पास ये कंटेंट आएगा, इट इज फ्लफ, पीपल लाइक फ्लफ, सो दे विल एंगेज विद इट। समझ रहे हो? इवन इफ दे डोंट केयर who शाहरुख खान्स चिल्ड्रन आर और व्हाटएवर, बट जब उनके सामने ये कंटेंट आएगा वो लोग इसके साथ एंगेज करेंगे, ये ऑब्वियस है। पर बात ये है ना कि भाई तुम मीडिया कंपनी चला रहे हो सिर्फ इस चीज के बेसिस पे, भाई मतलब लोगों का काम सिर्फ ये है कि हम लोगों ने लोगों की फोटोज खींच के उसको सोशल मीडिया पे डालना है। Ambani wedding, like that's the most primary example of this. मतलब क्या सीन है ब्रो? और obviously मतलब and of course a lot of it is paid as well, because it's now become part of the whole machinery, the whole PR machinery. The whole system is screwed right now that way. मतलब it's only become worse and worse. The attention on craft and on cinema, these things is going away, and the attention on social media and the social personality और तुम्हारी इमेज, इन सब चीज़ों पे ध्यान बढ़ते जा रहा है, इन चीज़ों में जो पैसा लग रहा है वो बढ़ता जा रहा है। और मतलब वही है, इसलिए मेरे को अच्छा लगता है जब अनुराग कश्यप इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि कैसे जो अपनी ऑन्टोराज है और इन सब चीज़ों पे जो पैसा खर्च हो रहा है इस टाइम पे, दे आर रियली रूइनिंग सिनेमा एट द मोमेंट, हिंदी सिनेमा। You also had a podcast with him or interview with him, right? So this was not something which was being done because he was having his web series or something. Purely organic stuff. No. So this was happening for a very specific. It came together for a very specific reason. There's a website called Movie Saints, and they are like an independent movie platform. तो उस पे ये है कि अगर आप एक फिल्म मेकर हो, अगर आप एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हो, आप जाके मूवी सेंट्स पे अपनी फिल्म रिलीज कर सकते हो, और वो पेपर व्यू मॉडल पे चलती है। ठीक है, पेपर व्यू मतलब अगर आपने की फिल्म वहाँ पे डली हुई है तो मैं उसमें 70 रुपए या फिर 75 रुपए दूंगा, फिल्म देखूंगा। वही मेंबरशिप नहीं है वैसे भी, मेरे को फिल्म के हिसाब से पे करना है। ठीक है, जैसे प्राइम या यूट्यूब का रेंटल चलता है वो वाली चीज है। लेकिन इसमें और भी थोड़े बहुत और फीचर्स भी हैं इंडिपेंडेंट फिल्मों के हिसाब से। शायद इस तरीके के फीचर्स भी हैं कि आप अगर आप फिल्म देख रहे हो, बीच में आपको नहीं अच्छी लगी तो आप उसको रोक सकते हो, तो आपको उतना ही पे करना पड़ेगा जितनी हमने फिल्म देखी है। इस तरीके की चीजें भी लोगों ने इंट्रोड्यूस करी हैं। तो खैर
पॉइंट ये है कि ये मूवी सेंट्स पर एक फिल्म आ रही थी जिसका नाम है पोकर के दोनों पार, which is directed by this independent filmmaker whose name is Parth. पता नहीं आपने फिल्म गमक घर देखी है आपने? गमक घर, धुइन, ये फिल्में देखी हैं? I haven't seen. तो ये इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं बेस्ड इन दरभंगा बिहार. these are two films directed by a director named अचल मिश्रा, ठीक है? और ये पिछले 10-15 साल की है, फिर इनफैक्ट 2000s की two of the most successful independent films हैं. मतलब अचल मिश्रा is like the breakout indie filmmaker of the 2000s. One of the breakout indie filmmakers of 2000s. बहुत कम बजट पे बनी हुई फिल्में हैं जो कि दरभंगा में शूट हुई हैं और इनफैक्ट इसको एक ऐसे अनऑफिशियली दरभंगा न्यू वेव बोला जा रहा है, द न्यू वेव ऑफ दरभंगा सिनेमा, यू नो. Anyway, point is कि Parth comes from that house only. He comes from that from the same clan in a way, like he used to assist Achal before. और उन्होंने ये फिल्म बनाई है पोकर के दोनों पार. बहुत खूबसूरत फिल्म है, मूवी पे भी है ये. तो वो फिल्म जो है मूवी सेट्स पे रिलीज हो रही थी. अनुराग is generous that way that he is somebody who helps a lot of independent filmmakers, who has been helping a lot of independent filmmakers for the past 10-15 years. जब भी वो उनको कोई फिल्म अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, तो फिर वो अपना आगे बढ़ के उन फिल्मों को सपोर्ट करते हैं. वो इंडस्ट्री के जो ऐसे और डायरेक्टर्स हैं, विक्रमादित्य मोटवानी, विशाल भारद्वाज, इन सबको साथ लेके आते हैं. दे पूल इन सम रिसोर्सेज एंड सम मनी टू हेल्प द फिल्म मेकर इन कंप्लीटिंग द फिल्म, प्रमोशन के लिए, इन चीज़ों के लिए. तो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ फिल्म को प्रमोट करने में भी हेल्प करते हैं. तो अनुराग डज दैट अ लॉट. अगर आप उनके सोशल मीडिया पे जाओगे आप देखोगे कि उन्होंने बहुत इस तरीके से इंडिपेंडेंट फिल्मों के बारे में लिखा है. इनफैक्ट हम उनके घर पे थे जब उस दिन शूट करने के लिए, तो हमारे सामने एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर आई, दिस यंग वुमन who is working on a film. Anurag called her also to help her out, with just resources, and he was making calls in front of us और हमको भी बता रहे हैं उनकी फिल्म के बारे में कि she's working on a film. So I mean he's phenomenal that way, man. And वो करते हैं. तो just imagine he did that interview just in order to support that film. The interview with you? Yeah, the interview with us. He only did it to help पोकर के दोनों पार with some visibility. But how these things are interlinked? मतलब interlink बस यही है ना कि मतलब because he is a presenter on the film. अच्छा. मतलब वो film presenter, क्योंकि in a way like he's also like indirectly a producer, right? If he has pulled in resources or if he's helping presenting the film, so he's also like a producer in a way, right? तो बस वही है कि if and in अनुराग कश्यप इंटरव्यू हैपेंस और उसमें हम लोग फिल्म इंटरव्यू में थोड़ी देर के लिए पोकर के दोनों पार के बारे में बात कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि भाई ये फिल्म मूवी सेंट्स पे रिलीज हो रही है और ये वो, क्योंकि हमने किया इंटरव्यू के बीच में. सो दैट इन इटसेल्फ विल हेल्प in bringing visibility to the film, ना? You understand what I mean? Got it. तो बस वही वाली चीज़ है कि I mean, I could have, हम लोग ये भी कर सकते थे कि बस मैं जो फिल्म के डायरेक्टर हैं पार्थ और फिल्म की कास्ट हैं उनके साथ इंटरव्यू करते, लेकिन जो अनुराग कश्यप के साथ इम्पैक्ट है वो अलग, इम्पैक्ट आएगा वो अलग ही बात होगी ना. उस इंटरव्यू पे हमारे 2.5 लाख के आसपास व्यूज आए और बहुत जगहों पे कवर भी हुआ, वो बहुत पब्लिकेशन में कवर हुआ. तो ऑफ कोर्स मतलब एक फर्क पड़ा होगा उस फिल्म के विजिबिलिटी पे और आई होप पड़ा हो. तो वही है ब्रो, मतलब, and I think that's the future of independent cinema anyway. I think like people from the industry need to come forward, especially like bigger stars need to come forward and play a small part in doing this, even if they do not want to play roles in small films. At least they should help in promoting them. जो कि ऋतिक रोशन ने किया अभी, मेरे को बहुत अच्छा लगा. उन्होंने एक फिल्म है पुश्तैनी के नाम से, विनोद रावत हैं जो कि वैसे एक्टिंग कोच हैं. विनोद रावत is this man who's an acting coach, and he has made this film. He has made, directed, acted in it, produced the film, everything. अपने परिवार वालों को लेके उन्होंने फिल्म बनाई, एकदम इंडिपेंडेंट, अपना खुद का पैसा लगा दिया, अपनी सारी सेविंग्स लगा दी उसको बनाने में. एंड ऋतिक रोशन को उन्होंने कोच किया हुआ था फास्ट, विनोद रावत ने, उनके शायद सुपर 30 के टाइम पे और इन सब फिल्मों के टाइम पे. तो
विनोद रावत ने उनको फिल्म दिखाई होगी, उनको इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने बोला कि मैं प्रेजेंट करूँगा। तो फिर ऋतिक रोशन ने उस फिल्म के बारे में 3-4 पोस्ट डाले अपने सोशल मीडिया पे और कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज भी करी और कुछ तनी थिएटर में रिलीज हुई। अब वो फिल्म ने कैसा भी परफॉर्म किया, आई होप लोगों ने वो ऋतिक रोशन के नाम पे देखी हो, वो अलग बात है। राजकुमार राव ने उस फिल्म में एक छोटा सा रोल किया, he played himself, you know, because him and Vinod Rawat are cameo old type. friends, so he did a cameo in that film. So, you know, these small things help, like go a long way in helping the film and, you know, becoming something. Like just getting a theatrical release for a small film is a big deal. So I think that should be the future of independent cinema. जैसे जो अनुराग करते हैं वो चीज़ और लोगों को करनी चाहिए, जो ऋतिक रोशन ने किया वो और लोगों को करना चाहिए। अच्छा, about this interviews thing, I wanted to ask one thing. Do these PR agencies bother you? मतलब हमारे ये गेस्ट आएंगे, हमारे ये एक्टर आएगी, एक्ट्रेस आएगी, you have to talk to them in this way. आप इस फिल्म के बारे में ही बात करना. Did that ever happen with you? Not really, very very rarely. बहुत rarely होता है। मतलब वही है ब्रो कि eventually मतलब I am so personally thankful to, you know, a lot of the PR people because they are the ones eventually who make things happen. Yeah. You know, True. I mean, they are the ones who, जिन्होंने जब मैंने पहली बार आइडिया सजेस्ट किया किसी को कि यार मैं इस तरीके से एक शो स्टार्ट करना चाहता हूँ जिसमें मैं गेस्ट को लेके आके उनके सिनेमा के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो देयर वर सम PR people only जिन्होंने ये चीज Curating these things. बात वही है कि देखो यार हर चीज हर सारे प्रोफेशंस में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, इट्स ऑलवेज अ मिक्स ऑफ थिंग्स, राइट? मेरे साथ फॉर एग्जांपल एक बार क्या हुआ था, मैं एक्टर का नाम नहीं लूंगा लेकिन बहुत एक अच्छे इंडिपेंडेंट नहीं बट बहुत अच्छे जो है जिनको हम ट्रेन्ड एक्टर्स मानते हैं और जिनको हम सीखे हुए एक्टर्स मानते हैं बेसिकली, वैसे एक एक्टर थे, ठीक है? और like no hard feelings towards him at all because he wasn't the one who was responsible for this happening, but interviews हो रहे थे जिसके लिए मेरे को स्पेशली बुलाया गया था, ठीक है? मतलब मैं लिटरली दिल्ली से स्पेशली गया था, there were 2-3 interviews lined up and this was one of them, and मैं स्पेशली वहाँ पे गया हूँ। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा थोड़ा उस वक्त मेरा मूड भी इतना अच्छा नहीं था और मैं खुद भी ना बहुत कीन नहीं था उस दिन इंटरव्यू करने के लिए जिस दिन मेरा इन वाले एक्टर के साथ लाइंड अप था इंटरव्यू। But this was a very big person. Yeah, big person. पर मेरा खुद का मूड बहुत अच्छा नहीं था उस दिन for whatever personal reasons. तो मैंने ना उनको बोला था जैसे PR वालों को कि यार मेरा इतना मन नहीं है करने का, पर उन्होंने बोला कि नहीं यार प्लीज कर लो ये वो, तो उन्होंने काफी कंपेल किया मेरे को, तो मैं चला गया। मैंने कहा ठीक है, like I'll do it for you, like you know the person that I was talking to, he's a friend of mine, he's also a PR person only, he's very sweet and मैं उनको बोला था कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत बार चीजें करी हैं, he has made a lot of things possible for me. So I was sitting there waiting and then I suddenly get to know कि you know क्यों तो सिनेमा के साथ नहीं हो सकता। Why? ठीक है, and other interviews are already happening, ठीक है, उनके दूसरे इंटरव्यूज ऑलरेडी अंदर चल रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं थे, टोटल 5-6 इंटरव्यूज लाइंड अप थे, उनमें से मेरा था, ऑलरेडी दूसरे इंटरव्यू चल रहे थे और सडनली मेरे को आके पता चलता है कि हिंदू सिनेमा के साथ वो करने से मना कर रहे हैं, ठीक है? मैंने कहा कौन मना कर रहा है? उनके PR वाले मना कर रहे हैं। अच्छा, एक्टर का अपना PR। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लेयर्स होते हैं ना, मतलब एक अगर OTT के साथ है तो OTT का अपना PR होगा, अगर एक थिएट्रिकल फिल्म है तो प्रोडक्शन हाउस का अपना PR होगा, फिर एक्टर का अपना PR होगा, अगर कोई इवेंट है तो इवेंट का अपना PR, बहुत सारे लेयर्स होते हैं। एक्टर के PR ने क्यों मना किया? एक्टर के PR ने मना कर दिया। मैंने कहा क्यों? I mean, honestly, I was least bothered क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरा मन भी नहीं था, मैं जबरदस्ती कर रहा था वो, ठीक है? तो मैंने कहा वो honestly फर्क नहीं पड़ता, फिर हुआ गया, ठीक है? बोलता कि I don't know, मतलब उन्होंने बस ये बोला है, मतलब उनके जो PR कंपनी है वाली, उनके हेड ऑफिस से उनकी फाउंडर का फोन आया कि ह्यूमन ऑफ सिनेमा के साथ नहीं करना। मैंने कहा ठीक है, वो मतलब I don't even know this person, like why the fuck is this girl, you know, whoever the founder is, what kind of vendetta does she have against me कि भाई स्पेशली बंदे को बुला रखा है, यहाँ पे बिठा रखा है और तुम सडनली मना कर रहे हो कि भाई ये इंटरव्यू नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, मतलब होगा कुछ, तो बट माय फ्रेंड आल्सो टोल्ड मी कि ब्रो, यू नो, just do one thing,
कि अपना act like you are angry about this, act like you are angry about hearing this news and storm out. मैंने कहा, I mean, I'm not honestly, I'm personally not angry, but ठीक है, मतलब you know, क्योंकि again, like bro, there's so much politics in this ना, कि उन लोगों के आपस में भी equation होती है, because for him it was an embarrassing situation, right? इन्होंने मेरे को बुलाया था और इनको मेरे को जवाब देना पड़ रहा है ना, समझ रहे हो? ये कब की बात है वैसे? Which timeline is this? This is last year. Around which month? October. October. ये थिएट्रिकल रिलीज था इस सेक्टर का या फिर OTT पे था? वो सब छोड़ो आप. पर हाँ, पॉइंट ये है कि उन्होंने जो है, मतलब उनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी, तो बोल रहे थे कि आप लेकिन ऐसे एक्ट करोगे, आप बहुत गुस्सा हो इस वाली चीज पे, क्योंकि दिस इज रियली नॉट डन. एंड Travel and all was paid by the PR agencies, or you did on your? it was paid. All of those things were paid, and again, as I said, there were a couple of other interviews also that had already happened a few days before. ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ उसके लिए गया था, पर वो 1-2 दिन पहले और इंटरव्यूज हो चुके थे. पर बात क्या हुई ना कि उससे फिर मेरे को it made me feel bad कि यार this is an actor that I really look up to, you know. ऐसा हो कह सकता है कि भाई कि इन्होंने मना, but then अंदर से क्यूरियोसिटी मैंने बहुत रिसर्च करी और फिर मेरे को वही लगा कि यार ऐसा नहीं हो सकता कि इन्होंने मना किया, मतलब एज एन एक्टर की तरफ से मना नहीं हुआ होगा. ये पक्का ये PR वालों का कुछ ना कुछ चोद है कि हो सकता है कि यू नो उनका जो अपना जिस तरीके से एक्टर के लिए कैंपेन क्यूरेट करते हो, वो लोग ना चाहते हो कि ये एक्टर अभी, आई मीन आई वाज अज्यूमिंग कि हिंदू सिनेमा के इंटरव्यूज को भी किसी सीरियस सिनेमा इंटरव्यूज की तरह देखा जाता है, यू नो व्हाट आई मीन. एंड समटाइम्स इट्स आल्सो दैट दे हैव कैंपेन्स for like let's say 5-6 months where they would only want the actor to be seen in like a fun social kind of way, you know what I'm saying, कि मतलब एक्टर है, इसको सीरियस एक्टर माना जाता है. अब उनकी कोशिश ये है PR में कि हम लोग चाहते हैं कि इसको एक थोड़ा सा फनी वे में हाँ, पोर्ट्रे करें, कि इसको एक ऐसे सोशल पर्सनालिटी की तरह देखा जाए, समझ रहे हो, कि उनके पेपराती वीडियोस ज्यादा करवा देंगे या फिर ये सब चीज ज्यादा करवा देंगे. हम लोगों का ध्यान इस चीज पे है, तो ह्यूमन तो सिनेमा के साथ इंटरव्यू करने पे we do not want to feed into the image that he's like a serious actor who wants to talk about his craft or whatever, you know what I'm saying. Like that's my understanding, because nothing else is possible, you know, matlab otherwise it doesn't make any sense. but do these things bother you sometimes towards you know the work that you're going to do for future, as in matlab obviously you're not going to change the way you push your content, right? You make your content, there is a certain way, एक structure हर किसी के दिमाग में होता है, थोड़ा आप इधर उधर कर सकते हो, but कुछ core ideas होते हैं, right? तो you might be knowing this, मतलब ये आपने कभी ना कभी खुद भी इस पे थोड़ा सा brainstorm किया होगा कि because my content is like this, I might not be able to get people like this on my show. So does that bother you? People like who? Because The person who but this is somebody who should be doing stuff like this, you know. This is, you know, these are actors who we have liked because they have done good cinema, you know what I mean. So if they do not, because bro, I have also had people like Kajol on my show, you know, who is like a big mainstream star, and she wants to do you know stuff like this, where we had a conversation about cinema, and you know, she even spoke about how she now looks back at films like K3G and thinks about how they ruined Karwa Chauth for women. And you know, I don't know if you saw that interview of mine, but उसमें उन्होंने ये बात की थी कि how you know she feels that K3G ruined Karwa Chauth for women because it set up expectations for them, etc, etc. So you know, like these are the kind of conversations that I've had with you big stars. So I mean I personally, क्योंकि मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बहुत क्लियर हूँ इस चीज को लेके कि भाई मैं अपना वो चेंज नहीं करूँगा. This is the kind of stuff that I want to do. I do not want to budge from it. There is no way that I want to talk about the personal lives of actors, because I do not have any interest in it. मेरा पूरा पर्पज यही है कि मैं सिनेमा के बारे में अच्छी कॉन्वर्सेशंस करना चाहता हूँ, क्योंकि that's the stuff that I am comfortable in. उसके अलावा
at the most, I like talking about entrepreneurship. I like talking about, because I personally believe that acting is also in a way an entrepreneurial venture. Now it has become, I think. No, it's always been. You have to be an entrepreneur. You have to have an entrepreneurial mindset in order to be a successful To actor. sustain. Yeah, to sustain. It's entrepreneurship. Like the PR is a part of that whole entrepreneurial game. Being able to network with people is a part of the whole. And I mean, for better or for worse, that is the reality. And it's always been the case. I think it would hurt a lot of people when they see their very famous stars, and they figure out the reality about them, that they are famous but they are not rich, which I think is case with many people. 100%. They don't have fees, they don't have money to pay for basic amenities in their life, but still they have to maintain this popular person. It's crazy. I mean, when I started going to when I started meeting people in Mumbai, and when I for the first time started discovering these things, पर मैं देखता था कि ऐसे actors जो कि हम लोग बड़े हुए हैं जिनको देखते हुए, actors who have, for example, done a lot of character roles, so to say, character roles, but literally actors that you have seen in almost every second film in the early 2000s, in the late 90s, iconic actors, but who have mostly done supporting parts. So who are so famous that if they will come to Connaught Place, everyone would be trying to take pictures with them. But in Mumbai, they still live in, like a small house. And not saying that that's a bad thing, but I'm saying that there's such a huge disparity in pay, where these great actors who have been working for so long and have done iconic films, but they get paid so less. That despite being famous for the regular crowd outside of Mumbai, they are extremely regular people in Mumbai. who मतलब बहुत रेयर होगा कि आप देखोगे कि उनको प्रॉब्लम हो रही है सड़क पे निकलते हुए, मतलब This I have observed it. ये तो है ही है, पर at the same time, like even money wise, it's not like they'll be very comfortable. Agreed there, yaar. Even I saw this thing in Bombay. I think we were staying in Zostel, which is like very Gen Z type place where people stay. Yeah. Right. So very casually, we met so many people from creative fields. I manage Divine. They say we met this one guy just out of, he was taking a smoke. So we just bumped into him and we started talking about the stuff that we do. And to a hostel guy also, we told that we do this podcast, तो हमारा सामान होगा, तो आप अपना अगर केयरटेकर वगैरह भेजोगे थोड़ा सा देख लेना कि इधर उधर कुछ ना हो जाए. His reaction was very normal compared to what you see in Delhi. You say this, that I do podcast, I have done podcast with Imtiaz Ali, I have done this stuff. Of course. So there is going to be a completely different reaction. Yeah. People are going to see you from a very different lens. That gives you a very false paradigm, I would say. Yeah. That your craft is really good, you're doing really good job, and then फिर अपनी पूरी जिंदगी दिल्ली में रहते हो. You don't go out. बिल्कुल. You get stick to that comfort zone here. 100%. Yeah. But you're right. But I personally do not think that there's anything wrong with it. I think that I think the false paradigm could be what you see in Bombay. You know what I mean? Because वो एक तरीके से वो है ना यार कि मतलब वो It's a Maya, you are saying? मतलब that's वहाँ पे जो है हर इंडिविजुअल की मतलब एक ऐसा एक्टर जो कि इतना लव्ड है वैसे आउटसाइड, बट वहाँ पे उस वाले एक्टर की अगर वो वैल्यू नहीं है तो शायद कहीं ना कहीं कमी वहाँ पे है ना, समझ रहे हो? मतलब यार वही है कि But that though you can even apply in New York, यार. जैसे California, New York, you keep seeing these stars outside, cafes. मैं ये नहीं बोल रहा, हाँ मैं ये चीज नहीं बोल रहा कि that they should be flogged by people or anything like that. मतलब of course मतलब वो चीज तो कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, दिल्ली में भी होनी चाहिए, कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए. पर मैं बात कर रहा हूँ उस चीज की कि जो again I'm mainly talking about the financial and the like those aspects of it. The disparity is massive, कि मतलब
मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ कि जो फॉर एग्जांपल द वे दैट अ लॉट ऑफ मीडिया पीपल are treated in Mumbai. Media, As in, for example, film journalists, etc. You know, I mean, wait, matlab, there's no point in getting into it too much. But all I'm saying is that it's the way that did you feel that personally while Yeah. doing your work at Bombay? in the beginning for sure, you know, in the beginning for sure, uh, there is, you know, like a certain attitude that that's there towards the media people. That's not very kind, in my opinion. You know, and ऐसे groups बने होते हैं where like the media people would be sitting in one corner and the film people would be sitting in the other corner. This is during the interviews wala part you're saying, Not just that, like even if there is an event, Achha. you know, if there is an event where the media people are also there and the film people are also there, there'll be a very clear distinction. I mean, you know, I guess that's how it's always been, but it just in the beginning it feels very kind of demeaning. You know what I'm saying? मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक lack of respect फील होता है मेरे हिसाब से. और also when there are press interviews, जब promotional interviews होते हैं press वाले, जिसमें multiple interviews हो रहे होते हैं, ठीक है, उसमें for example the way that a lot of press people are treated, in my opinion, it doesn't feel very respectful. Is what I. And also, मतलब actors तो आप करना, मतलब आप कभी अगर हुए ना, you know, invite some actors who have famously done character roles in Hindi cinema. उनसे कोई बात करना. I think they are going to be very interesting guests for you, because वो आपको बताएंगे कि मतलब कैसे वो इतने बड़े एक्टर्स बन चुके हैं, मतलब वो उम्र में बड़े हैं, सीनियरिटी में बड़े, हर तरीके से बड़े हैं, लेकिन जब एक लेट्स से लोकेशन वाला शूट होगा, जब उनको एक दूसरे शहर में जाके कहीं भी शूट करना होगा, तो उनको इतने बड़े एक्टर को भी एक दूसरे सस्ते होटल में ठहराया जाएगा, जबकि एक ऐसा एक्टर जो कि नया एक्टर है लेकिन वो लीड में है, एंड you know sometimes they could be, you know, like they could be from like a rich family or like a big family or whatever. Even if they're not in the lead, they could be a second lead, but they could be like a social media star who has been जो कि अब हो रहा है ना काफी, कि social media stars को as actors हायर किया जा रहा है, so because they have a value that way. You know what I'm saying? So those people would have a very separate treatment. They would be given the better hotels. They would be given a better treatment compared to an iconic character actor. Maybe a theater artist, let's pick. पर ऐसे थिएटर एक्टर जिन्होंने बहुत सिनेमा किया है, आप सब उनको शक्ल से पहचानते हो, उनका नाम भी आपको पता होगा, लेकिन they are not given that respect not at all that they deserve. And वो कहीं ना कहीं अपना एक्सेप्ट भी कर चुके हैं, ये वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि यही है, मतलब ऐसे ही होता है. And even very interesting, the question and also argument I had regarding this. I have asked this question multiple times to influencers, to even filmmakers sometimes, but never really got an exact answer for this. Nowadays you see, you know, these people who are very famous on Instagram, या उनकी कोई रील चल गई, तो they are getting roles in movies, right? They are getting मतलब सीधा direct cinema, theater वाला, that too with a very big star, directly without any, not saying that they haven't done the hard work, but when you compare that hard work with Someone who is doing theaters or doing lot of workshops, which I have personally seen. You are also from Hansraj ka Dramatic Society. You must have met many people like them. You are seeing people like this who are like working on their craft so that they can become good actors. उनका एक टेक में ही आपको इतने अच्छे सीन्स मिल जाते हैं, इतने एक्सप्रेशंस मिल जाते हैं. In comparison to that, there's a person who just became famous just because of a reel. They are getting the roles. How do you see this whole thing? यार वही चीज है ना, मतलब, but I mean, you know, this is the unfortunate reality that acting as a profession is, that's what I was saying, that in India it is more than an art form, it is a venture. You know, there are a lot of things that you have to maintain, that you have to work on.
in order to, like, that's the practical aspect of it. Of course, I have an idealistic take on it also, that ideally I feel like, you know, it should be the way that you know, it used to be. अब नहीं है, अब हॉलीवुड में भी ये चीज़ नहीं है. हॉलीवुड में भी अब है कि सोशल मीडिया स्टार्स को रोल्स मिलते हैं, मॉडल्स को रोल्स इजीली मिल जाते हैं, या फिर स्टार किड्स को रोल्स मिलते हैं. हॉलीवुड में भी चीज़ बहुत कॉमन हो गई है. बट you know, like, you look at the Hollywood of, let's say, the 90s or the early 2000s, I feel like, you know, that was a very much more democratic place. Ideally, I really wish that that's how it was, but it's not, you know. Eventually films are seen, matlab, this is not just in the industry, this is a very social and a very cultural thing in India, that cinema and films are seen as a business, which is why people are more interested in discussing the numbers of a film than the quality of the film, right? हमारे देश में कॉन्वर्सेशन ज्यादा क्या होती है, फिल्म ने कितने नंबर्स किए, कितना कितना कमाया. पैसा कलेक्ट किया. लोग ट्विटर पे भी इन चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं. लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट इस चीज में है, ब्रो. that's the truth. This is what the culture is. या तो तुम पूरा कल्चर चेंज करो, जो कि टाइम लगेगा, पर कल्चरल शिफ्ट होना बहुत जरूरी है कि लोग जो है नंबर्स के बारे में बात करने की जगह फिल्मों के बारे में बात करना शुरू करें, क्वालिटी के बारे में बात करना शुरू करें. वो शिफ्ट जो है बहुत धीरे धीरे आएगा. अमेरिका में, उस देश में जितनी भी कमियां हो, और इवन सिनेमा वाइज इट्स नॉट लाइक देयर परफेक्ट, उनमें बहुत इश्यूज हैं, और कौन सा सिनेमा आपका अच्छा माना जाता है वो भी बहुत डिबेटेबल चीज़ है. लेकिन दैट बीइंग सेड, द ट्रूथ इज दैट द कॉन्वर्सेशंस दैट the general public there has about films and about TV shows is much richer. You go on random Reddit threads, you go on Facebook groups, you go on Instagram comments. That's where you will see how people are talking, like, about, you know, the films. There's a reason why, you know, matlab Kubrick films are not very accessible films. Kubrick is Stanley Kubrick, the iconic Hollywood director who has made films like 2001: A Space Odyssey, Eyes Wide Shut, so Clockwork Orange. So he's technically not a very accessible director. आप 2001: A Space Odyssey फर्स्ट टाइम अपनी जिंदगी में देखोगे, चाहे आपने कितना भी सिनेमा देखा हो, तब भी वो ऐसा नहीं है कि आपको वो फिल्म एकदम से अपने अंदर खींच लेगी. बहुत स्लो और ठहरी हुई फिल्म है, बहुत लेयर्ड उसके अंदर आइडियाज हैं जो डिस्कस किए गए हैं. maybe because these Hollywood movies are made in a language which is so accessible to everyone, right? International language है. मैं तो अमेरिकन ऑडियंस की बात कर रहा हूँ इस टाइम पे. मैं तो अमेरिकन ऑडियंस को, अच्छा, you are saying that American audience itself is very open to discussing this stuff. Yeah, what I'm saying is that Kubrick 2001: A Space Odyssey इतने साल पहले आई थी, इतने डेकेड्स पहले आई थी, और वो वहाँ की एक उतनी आइकॉनिक फिल्म है जितनी हमारे देश में शोले है. मेरे को शोले खराब फिल्म है, शोले बहुत बेहतरीन फिल्म है, लेकिन there is a 2001 is a type of film, belongs to a genre of cinema. Sholay belongs to a very different genre of cinema. Sholay belongs to a very mainstream, massy, entertaining, you know, जिसमें हर सीन में या तो कॉमेडी हो रही है या फिर एक्शन हो रहा है. समझ रहे हो? This is a very entertaining and very massy format of cinema, right? That is the big film of Indian cinema, जिसके बारे में आज तक बात होती है. On the other hand, US की जो ऐसी आइकॉनिक फिल्म्स है, उसमें Kubrick की फिल्म्स, which are very inaccessible films for the general public, those are those films for them. What I'm saying is that there's a big cultural difference. वो cultural difference किन चीज़ों की वजह से है? उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, of course, you know. This can go on and on. Point being that हमारे देश में ना, ये अभी जो लोगों को जुनून है ना ये नंबर्स का, वो एक बहुत दिक्कत वाली चीज़ है. जब वो चीज़ चेंज जब तक नहीं होगी ना, तब तक चीज़ें चेंज नहीं हो सकती. तो जब तक ये नंबर्स का गेम रहेगा ना, तब तक सिनेमा बिजनेस रहेगा इंडिया में. तब तक प्रोड्यूसर्स एंड स्टूडियोज आर गोइंग टू बी द डिसीजन मेकर्स एंड नॉट द डायरेक्टर्स. अभी लेकिन मैं सिर्फ हिंदी सिनेमा की बात कर रहा हूँ. अभी थिंग्स आर नॉट द सेम इन मलयालम सिनेमा एंड इन तमिल सिनेमा एंड इवन इन तेलुगु सिनेमा, फॉर एग्जांपल. I don't think that like the mainstream Telugu films are not
बट दैट बीइंग सेड, वहां पे फिर भी डायरेक्टर्स को बहुत इज्जत दी जाती है. डायरेक्टर्स आर big stars in Telugu cinema also. The directors are big star in Malayalam cinema also, in Tamil cinema also, and now in Kannada cinema also with Rakshit Shetty and all these people. And even now they are coming to Bollywood also. I mean Hindi film industry. Exactly. They are coming there also. Exactly. Sandeep Reddy Vanga, चाहे लोग जैसे भी उनके बारे में सोचें, पर he became a star after making Animal. Kabir Singh. Oh, sorry, after making Kabir Singh. Yeah. Or actually after making Arjun Reddy, which is why he was called to make Kabir Singh, and like he was the topic of conversation more than Atlee Vijay also. Deverakonda. Atlee also. Atlee also. Point being that वहाँ पे डायरेक्टर्स को बहुत इज्जत दी जाती है, अभी से नहीं हमेशा से. मणिरत्नम जब थे, आप सोच के देखो ना, यहाँ पे हम लोग यश चोपड़ा को और इन सबको like they have been given a lot of respect, but again the star of the films was still the star. You know what I'm saying? और अगर रहे भी हैं ऐसे डायरेक्टर्स जिनको उनके काम के लिए देखा जाता था, they were very few. So अभी भी यही है कि हमारे यहाँ पे फिल्म्स को एक कमर्शियल प्रोडक्ट की तरह बनाया जाता है, एक आर्ट वर्क की तरह नहीं बनाया जाता. तो जब तक वो रहेगा तब तक फिल्मों में सारे डिसीजंस बनाया नहीं जाता है, हम रिस्पेक्ट करते नहीं है उसकी. उन जो फिल्मों को आर्ट वर्क की तरह बनाया जाता है उसकी, यार वही चीज है ना कि अगेन ऐसा नहीं है, मतलब फिल्में बनने को वासेपुर जैसी भी बनी है ना. समझ रहे हो? मतलब चलो मैं ये बोलता हूँ कि वासेपुर जैसी फिल्में डेकेड में एक बार आती है ना, लेकिन वो क्यों आती है डेकेड में एक बार? क्योंकि उतना ज्यादा सिस्टम के अगेंस्ट जाने वाले लोगों की हिम्मत बहुत कम होती है. सिस्टम इतना ज्यादा रोबस्ट है ना, और इतना ज्यादा अनफेवरेबल है टू एक्सपेरिमेंटेशन कि बंदे को दिवाला निकालना पड़ेगा अपना, तब जाके फिल्म बना सकता है. अगर वो फिल्म चल गई तभी वो पैसा बना पाएगा अपना, वरना नहीं बना सकता. अनुराग सर ने अगर वो फिल्म बनाई, उन्होंने अपने इतने रिसोर्सेज में पैसा लगा दिया होगा उस फिल्म को बनाने में, और उन्होंने कैसे बनाई वो फिल्म, मतलब सबने गैंग्स ऑफ वासेपुर की बिहाइंड द सीन्स स्टोरी सुनी है, डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, सब कुछ देखा है, उनको पता है कि वो फिल्म कैसे बनाई गई थी, जबकि उसमें इतने सारे एक्टर्स थे. बट ही हैड टू गो सो अगेंस्ट द सिस्टम. सारे फॉर्मूलाज उन्होंने तोड़ दिए उस फिल्म को बनाने के लिए. उन्होंने किसी भी जो भी चल रहा था तरीका फिल्में बनाने का, उन्होंने कोई तरीका नहीं फॉलो किया. उन्होंने कोई बड़े कॉन्टूराजेस नहीं रखे, उन्होंने कोई बड़े इक्विपमेंट नहीं यूज करे. उन्होंने बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट फिल्म की तरह उस फिल्म को बनाया, चाहे उनके पास क्रू जितना भी था, पर सब लोग मिलके एक फिल्म की तरह उसको अप्रोच कर रहे थे, एक आर्टवर्क की तरह अप्रोच कर रहे थे, है ना. दैट्स हाउ गैंग्स ऑफ वासेपुर बिकेम गैंग्स ऑफ वासेपुर. और उसके बाद क्या हुआ? गैंग्स ऑफ वासेपुर को फॉर्मूला बना दिया, आज तक वो फॉर्मूला चल रहा है. समझ रहे हो? गैंग्स ऑफ वासेपुर के फॉर्मूला को अपने आप में कमर्शियल प्रोडक्ट बना दिया. यू नो व्हाट आई मीन? फॉर्मूला को थोड़ा सा एलैबोरेट करोगे आप? यार मतलब वही ना, द गैंग्स ऑफ वासेपुर फॉर्मूला क्या है कि मतलब स्मॉल टाउन गैंगस्टर फिल्म्स विद वायलेंस एंड गालीज, राइट? अच्छा, so that got converted into some very famous web series and Exactly. even 2 movies. You think that Mirzapur would have existed if not for Wasepur? It's not possible. Yeah. Mirzapur exists because Wasepur came first. Because they saw that this formula works. And then it worked for Sacred Games also. But at least again, Sacred Games was something that was by Anurag himself. So, and again, matlab, it was about a very different landscape. It was about Mumbai, while Wasepur was about the northern hinterlands. Actually, the real India. The real India, maybe. Real India, तो चलो वही वाला भी real India ही है जो उसके अंदर दिखा रखा है. That was also a real. But that's a metro city, right? तो वहाँ पे अपने advances है and all that. Yeah, could be. But वही ना, पर देखो फिर वासेपुर के बनने के बाद वो रुके ही नहीं है हिंदी सिनेमा वाले. Yeah. अभी तक भी कितनी सारी नई वेब सीरीज बनती है जो सारी उसी चीज के बारे में है कि छोटे छोटे शहरों में लोग बोलियां लेके घूम रहे और गालियां दे रहे एक दूसरे को. तो वही बात है ना, पर ये सिनेमा नहीं होता यार. सिनेमा ये होता है कि भाई you're creating a different craft. Yeah, you're creating a different world. That's the whole point of it. And you're not doing it with the purpose of formula. क्यों बनता है formula? इसलिए बनता है कि उन्होंने देख लिया कि एक चीज वर्क कर रही है, तो हम लोग अगर यही सेम चीज अगर बनाएंगे तो हमको पता है कि भाई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑडियंस तो ये देखेगी ही और वहां से पैसा आएगा.
अनुराग ने थोड़ी सोच के बनाया होगा, वो तो कोई भी नहीं कर रहा था उस टाइम पे, उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको वो कहानी बतानी थी. Also, I think it's about the positioning of actor or actress as well. जैसे अभी very recent example of this is Tripti Dimri, right? So Tripti Dimri has done wonderful movies like Kala, Bulbul. उस टाइम उनको appreciation मिला उसका, but not the appreciation or the attention which movies like Animal or now even Bad News did. Yeah. तो when you start seeing things like that also, तो that is also a bit saddening कि अब लोग बोल रहे अरे you have been objectified or people are using you as a unfortunately sex symbol which people usually say, but she is the same actress who has given performances like Kala, like Bulbul. वहाँ जाके देखो ना, वो भी तो रिव्यू दे सकते थे. I think fault थोड़ा सा लोगों में भी है. वही है यार, it's the system, it's a whole system that's the problem. It's from the people also, it's from the people who are making the calls also. Everyone, the whole attitude needs to shift. An attitude shift needs to happen. It needs to happen from the people also. But I do feel like people eventually are at the beck and call of, this side. So this side needs to change first. यहाँ पे वाला जो एटीट्यूड शिफ्ट है वो होना बहुत यार. मुझे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूं, बड़े मियां छोटे मियां वो जो फिल्म है, ठीक है, अब पता नहीं आपने देखी हो कि नहीं, पर एक रील नहीं फिल्म की बात नहीं कर रहा, एक स्टोरी या फिर कुछ एक रील वगैरह मैं आई रिमेंबर सीइंग जिसमें अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ वर डूइंग सम स्टफ. उसकी बात नहीं कर रहा. बाशु भगनानी एंड जैकी भगनानी वो द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म. वो उसमें बोल रहे हैं कि बाशु भगनानी इज सेइंग टू जैकी भगनानी कि छोटे भैया हमारे 1200 करोड़ कंफर्म, 1200 करोड़ वर्ल्ड वाइड कंफर्म, ऐसे करके. मतलब दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ दैट दे आर लुकिंग एट. मतलब क्लियरली दे आर मेकिंग दिस फिल्म ओनली विद द पर्पस ऑफ अर्निंग 1000 crores. They aren't making the film with the purpose of telling a story. That is not even remotely what they want. बाकी सब भी छोड़ो, चलो कहानी छोड़ो तो. Are you even making this film with the purpose of entertaining the people, which is what a lot of these people say ना, कि मतलब फिल्म में कोई ऐसे सीरियस किसी चीज के लिए नहीं है, फिल्मों का एक ही पर्पस है, एंटरटेनमेंट. ठीक है, if that's how you feel, but are you even entertaining? Yeah, are you making an entertaining film, or are you just ticking boxes in order to create a formula because you think that this is what people want and this is the formula? फिल्में वो नहीं है भाई, फिल्में एक टेक प्रोडक्ट नहीं है जो कि प्री एग्जिस्टिंग फॉर्मूलाज के बेसिस पे चले. फिल्में एक वर्क ऑफ आर्ट है, और अगर तुम वो चीज भूल जाओगे ना, बिजनेस भी है वो. इवेंचुअली यू नीड टू मेक मनी फ्रॉम इट. That's undebatable, and that should be segregated as a different topic altogether. हाँ, मतलब वो अनडिबेटेबल है, वो चीज जरूरी है ही है, उस चीज को दूर मत रखो. बट इट इज प्राइमरीली स्टोरी टेलिंग, इट इज प्राइमरीली अ वर्क ऑफ आर्ट that has to be the priority. The business has to come side by side. It can't be that just business and then this. भाई बिजनेस जो है ये क्या नाम है, मतलब अमिताभ बच्चन की फिल्म भी कर रही थी, एंटरटेनिंग. अमिताभ बच्चन की फिल्म जो सलीम जावेद वाली फिल्म थी वो भी थी, पर उन फिल्मों को देखो आज के टाइम में भाई, मतलब कितना मटेरियल था उन फिल्मों के अंदर, कितना सब्सटेंस था. मतलब सिर्फ रैंडम फ्लफ फिल्में नहीं है वो फिल्में कितना कुछ बोलती हैं अबाउट द प्लाइट and the anger of the working class. You're talking about movies like एक तो उन्होंने 100 to Not Out की थी, एक बदला की थी, एक पिंक की थी. You're talking about that genre of films or you're referring to? I'm talking about the older films, the 70s films. अच्छा, that film. जो कि सलीम जावेद की लिखी हुई फिल्में थी. समझ रहे हो? शोले की बात नहीं कर रहा मैं. शोले वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई उस वाले जॉनर में, लेकिन I'm talking about the Amitabh Bachchan films. दीवार maybe. Yeah, where he was kind of the icon of the working class. Coolie number 1 and all. Not Coolie number 1. Coolie number 1 was Govinda. Confusion. But yeah, those films. और ये फिल्में जो हैं, ये सब फिल्में अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग सोशो पॉलिटिकल कमेंट्रीज थी. और हम लोग आज बात कर रहे हैं केजीएफ और इन सब फिल्मों के बारे में. इन सब फिल्मों की जो पेरेंट फिल्म्स हैं वो यही है, वो सलीम जावेद की फिल्म हैं, जिन्होंने ये चीज समझी कि भाई वर्किंग क्लास में बहुत एंगर है और वर्किंग क्लास बहुत एक निगलेक्टेड क्लास है और हमको उनको स्क्रीन पर दिखाना बहुत जरूरी है.
पर एक एंटरटेनिंग तरीके से दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि कैसे ये सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं, समझ रहे हो? ये जो द आइडिया, Anti-hero. the central ideas of these films are very extremely leftist. You know what I'm saying? But they were Leftist, the Leftist. political left. political left, I'm saying, in terms of the whole idea of a working class person going against the system. That is a very communist idea, na? You understand? But they were presenting that idea in a very entertaining and accessible way, not making it political and provocative कि उन चीजों पे लड़ाइयाँ हो, समझ रहे हो? वो है सिनेमा. But now I think it's becoming thoda sa ulta. Now it's becoming satirical. You have started making political satires out of it, right? Now what has happened is कि अब करने लगे हैं वो preach. अब उनको ये हो गया है कि हम लोगों को अगर एक क्योंकि again now the messaging, the social political commentary or the messaging is not being chosen with the perspective of or with the objective of telling a story. अब ये हो गया है कि हम लोगों को जो है, क्योंकि अब ये वाली चीजें काम कर रही हैं उनके अनुसार, कि जो पूरा फॉर एग्जांपल जब विक्की डोनर बिकेम अ हिट, उसके बाद उनको लगा कि जितनी भी सेक्स बेस्ड स्टोरीज हैं, मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो स्टोरीज हैं, और हम कि मतलब वो फिल्में काम करी, तो उनकी नज़र में वो सोशल क्या बोलते हैं ये लोग, व्हाट्स द वर्ड फॉर इट, लाइक सोशल मैसेज वाली जो फिल्में होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, Social awareness. कि मतलब उनकी नज़र में वो सोशल अवेयरनेस फिल्म्स बना रहे हैं, जबकि वो कर क्या रहे हैं, उनको लगता है कि ये फिल्मों का दौर है, क्योंकि अभी लोगों को ऐसी फिल्में चाहिए, तो वो ऐसी फिल्में बना के वो टॉयलेट एक प्रेम कथा टाइप की फिल्में बना देंगे, जिसमें वो लास्ट में लंबा सा मोनोलॉग डालेंगे, और समझ रहे हो, एकदम प्रीची पैडमैन, ये वाली जो फिल्में हैं, कि मतलब वो लोगों को प्रीच कर रहे हैं कि भाई चीजें ऐसे ऐसे होती हैं. ये नहीं है, समझ रहे हो ना? बिकॉज दे थिंक दैट दिस इज हाउ you tell a story, or this is how you incorporate politics or social issues in a film. But these people really need to revisit these iconic older films and see that eventually story needs to be at the center of it. Story is always the king, and all of these other things need to happen organically. उस टाइम में कोई बैठ के सोचता भी नहीं होगा कि भाई कि ये सलीम जावेद की फिल्म कितनी पॉलिटिकल फिल्म है, कोई नहीं सोचता होगा उस टाइम पे, क्योंकि लोग ये सोचते थे कि ये अच्छी फिल्म है, ये मजेदार फिल्म है. पर जो फिल्में इनडायरेक्टली सोशल कॉन्शियसनेस फैलाती है ना, वो होता है असली सिनेमा का पावर, समझ रहे हो? विदाउट ट्राइंग टू प्रीच. Any example you are having in mind? यार एग्जांपल यही फिल्म ही है, मतलब कूली वगैरह जैसी फिल्म्स ही है, समझ रहे हो ना? कि मतलब लोगों ने उस टाइम जब कूली देखी होगी, तो उससे पहले कोई सोचता भी नहीं होगा पुलिस के बारे में, और दिस स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल whom people were probably meeting on a very regular basis, because everyone was taking trains at that time, right? But nobody, I don't think anyone was thinking about the plight of the coolies and what they were going through, etc., etc. But I'm sure that after that film must have come out, it would have completely changed, how people view, how a general person views this one particular class of people, and at the same time would have for sure evoked empathy for them, or would have evoked some kind of emotion for them. And उन सब चीज़ों से ज़्यादा दूसरे लोग क्या सोचते हैं, उससे ज़्यादा for the working class itself, for them to see these films and then feel seen. There is a reason why these films were bigger hits in smaller towns and in villages than they were in the big cities. Because that's where the real India is. I think that's the, sorry to cut, I think that's the ideal state which majority of these new stars or new kids, not kids actually, new stars are chasing, as in, maybe someone like Kartik Aaryan, or maybe someone bit younger also, who is coming in. They know that Gen Z is their market, Gen Z knows them, but now they are targeting the actual India, कि यार मेरी जो picture है यार वो अब real India तक भी पहुंचे. बात पता है क्या है कि वो ये कि मतलब बहुत चीजें चेंज हो गई है.
उस टाइम पे यू नो वो सिंगल स्क्रीन का जमाना था. अभी क्या हो गया ना, थिएट्रिकल फिल्म वॉचिंग is not an activity for the आम आदमी anymore. You know, it has become an activity for the rich and for the ultra rich because it's become so expensive ever since the multiplexes have come in. You know, there was a time when these were activities that were मतलब भाई ये समझ रहे हो, मतलब जो हमारे जो वाले फेस्टिवल्स होते हैं जो लोग सड़कों में मनाते हैं, ये उन फेस्टिवल्स की तरह होती थी फिल्में उस टाइम. लोग थिएटर में जाके देखते थे, अपनी एक रुपए से भी कम की टिकटें होती थी, और it used to be a community experience. People used to dance together, watch the films together, used to have a great time, used to whistle at the dialogues, at the action. You know, it used to be a community experience that used to make people feel seen, especially the normal जनता. You know, बहुत मैक्सिमम फिल्म उस टाइम की देखोगी, उस टाइम की तुम देखोगे तो उनके जो प्रोटैगनिस्ट होते थे, उनके जो the main subjects of the film, they used to be very regular people. You know, the film used to be about you know, let's say like a poor family struggling to make ends meet. That's how most of the film used to start. एक छोटा बच्चा होगा उस फैमिली में, और वो बहुत एक गरीब घर से होगा, वो अपने बाप को मरते हुए देखेगा किसी अमीर आदमी के हाथ, और फिर वो बड़ा होके अमिताभ बच्चन बन जाएगा, या फिर समझ रहे हो राजेश खन्ना बन जाएगा, और फिर वो जाके अपने बाप की मौत का बदला लेगा. समझ रहे हो? तो फिल्मों के जो सब्जेक्ट्स होते थे वो आम लोग होते थे. समझ रहे हो ना? तो ये फिल्में जो है वो आम लोगों के दुख दर्द को दिखाने की कोशिश करती थी. That's missing now, you feel? You think about it. You think about like when you know, like the shift happened, kahin na kahin the subjects of the films changed when, you know, directors like Karan Johar came in. I'm not saying that it was wrong in any way, but that's what that's the shift that was happening. You know, there was a huge NRI audience around the world that was looking for validation, and they were looking to be seen. That's when the Karan Johar cinema came in. That's when the Yash Chopra Switzerland cinema came in. You know, and the NRI started seeing those films, and the rich started seeing those films, and then they became the primary consumers, because even though they were lesser in numbers, but they had a much higher spending capacity. तो वहाँ पे अगर 10,000 लोग फिल्म देखते थे, और उन 10,000 लोगों के देखने से 10,000 रुपए आते थे, यहाँ पे वही same amount they could have made by just, let's say, 100 people watching the film, because they had a much higher spending capacity. You know what I'm saying? So kahin na kahin the shift happened. I think that social context wala space na has been taken over by social media peeps also nowadays. Yeah. I think that's the genre they are targeting. I think this is the niche, right? You make something which is very emotional. You see these reels around, yaar. Matlab, there is some V-shots and they have put a voiceover over it, or maybe just a random reel or a quote just telling about something, right? Yeah. So they are sort of have become those storytellers. Of 100% भाई, मतलब पता है वही चीज है कि लोग इतना जल्दी जज करते हैं सोशल मीडिया पे. जब टिकटॉक सडनली इतना बड़ा हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? टिकटॉक ने स्टोरी टेलिंग की ताकत दे दी हिंदुस्तान के हर आम इंसान. गांव से लोग अपनी कहानियां बताना शुरू कर दी. लोगों ने कहानियां बताना शुरू कर दी, चाहे वो कहानियां तुम अपने खुद के लेंस से, खुद के अपने सुपीरियरिटी वाले लेंस से देखो, अपनी प्रिविलेज वाले लेंस से देख के उसको जज करो, उसकी बेइज्जती करो, तो वो बहुत आसान है. समझ रहे हो? पर you know, those are the stories that those people understand, and those are the stories that they want to tell. You know, जो भी वो रील्स होती थी, मैं पहले टिकटॉक्स की बात कर रहा हूँ जिनमें से पक्चौदी चलती थी. नहीं समझे? समझ गया ना कि एक्चुअली उस मेमोरी लेन में चला गया था वो सारे. तो समझ रहे हो? लेकिन आप वो चीज सोचो कि वो कितनी कमाल की बात है कि हर इंसान जो है अपनी स्टोरी टेलिंग कर पा रहा है, और उस चीज ने लोगों को मौका दिया अपने आप में स्टार बनने का.
कितने सारे लोग जो है छोटे छोटे शहरों से गांव से निकल के आए और वो लोग स्टार बन गए, और अब आज के टाइम में वो चीज़ इंस्टाग्राम से भी हो रही है। तो यार वही बात है ना कि मतलब देयर इज अ रीजन, मतलब ऐसे थोड़ी कि वो आउट ऑफ द ब्लू हो गया, तो एक ऑडियंस थी ना उस चीज़ की। कौन है वो ऑडियंस? वो लोग हैं, वो आम आदमी है जो कि वो चीज़ देखते हैं और उनको चीज़ पसंद आती है, क्योंकि वो रिलेट कर पाते हैं उस चीज़ के साथ। समझ रहे हो? आज के टाइम में क्या हो गया ना, लोगों को अब मतलब KGF VGF टाइप की जो फिल्में हैं, वो एक तरीके से वही वाला फॉर्मूला रेप्लिकेट कर रही हैं जो पहले ये अमिताभ बच्चन वाली फिल्म्स का होता था पुरानी। पर इन लोगों ने चीज़ों को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया है। इशू ये है, उन फिल्मों में ग्लैमराइजेशन नहीं होती थी। अगर आप में देखो, इन्होंने ग्लैमराइज कर दिया बहुत ज़्यादा। दे आर ट्राइंग टू ग्लैमराइज वायलेंस, दैट्स एन इशू with films like KGF, you know, like him smoking like lighting a cigarette with his gun or something like that happened. Yeah, right, in yeah, all the films. it happened. You know, like that is glamorization of violence. That's an issue. Those films never glamorized violence. They showed violence as a means to end the injustice that they were facing. Like, you know, that's a very different thing. These films are trying to make violence look like something that's cool. You know, and that could have really severe implications for the general people that are seeing and getting influenced by it. They have taken the anti-hero wala aspect, I think, too far. Maybe, let's say you Yeah. take the example of Breaking Bad here, right? You see this guy making bad decisions, bad choices, and towards the end of the season, you really feel that this guy has become lonely. Like, there was this scene I remember, you know, where he paying this person to be with him, right? Yeah. I mean, that the amount of power this scene has, if people were able to adapt or, you know, actually take something out of this scene. So that is the part which is not visible when you see movies like this, even Mirzapur or all of that. वो पार्ट करेक्टर का आप दिखाते ही नहीं, आप एंटी हीरो दिखा रहे हो लेकिन आप ये नहीं दिखा रहे हो। फिर इवन ल्यूसिफर फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, राइट? ल्यूसिफर इज ऑल्सो अ करेक्टर विच इज ऑलवेज शोन एज नेगेटिव इन books, history and everything. You're showing the more human part of him. He is getting therapy. At the end, he is becoming a therapeutic person and all of that, right? I think these parts are something which are missing from our Absolutely. type of cinema. डेफिनेटली मतलब बिल्कुल स्पॉट ऑन बात बोली है तुमने कि एनिमल का एग्जांपल लो। एनिमल को बहुत लोग जस्टिफाई करते हैं बोल के कि इट्स एन एंटी हीरो, दैट ही इज एन एंटी हीरो, द गाय है। बट द इशू इज अगेन दिस कि एंटी हीरो दिखाने का तुम्हारा एग्जैक्टली क्या पर्पस है? मतलब देयर इज, आई मीन, इफ द पर्पस वाज रियली टू शो दैट यू नो द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट like parental trauma can lead to, you know, and how it can lead to a person becoming somebody of this kind. In a way, like films like Taxi Driver and The Machinist and all of these iconic anti-hero films, these are about this only. These films are trying to say कि यार ट्रॉमा और लोनलीनेस और डिप्रेशन जो है इंसान को कितना बदल सकती है और कितना नेगेटिव बना सकती है। दैट्स व्हाट दीस फिल्म्स आर अबाउट। बट वी नेवर क्वेश्चन दीस फिल्म्स बिकॉज हम लोगों को फिल्म देख के, और ये सेम ऑडियंस है जो एनिमल को क्वेश्चन करती है, ये वही ऑडियंस है जो कि जिन्होंने ये फिल्में देख के इनको अप्रिशिएट किया है। इवन फाइट क्लब, you know, these are all films with extremely like negative protagonists, you know. Tyler Durden, the character of Tyler Durden in Fight Club is, मतलब उससे बड़ा कोई एंटी हीरो हो ही नहीं सकता, है ना? Breaking Bad is a great example of what I'm saying. But why do we still like these films and shows, and why have we never questioned the portrayal of these characters? Breaking Bad में वॉल्टर वाइट का कैरेक्टर जितनी डेप्थ्स में चला जाता है ना, वो मतलब अपनी बीवी के साथ जैसा व्यवहार करता है, अपने बेटे के साथ जैसा व्यवहार करता है, जैसी के साथ वो जैसी चीजें करता है ना। पर हम लोग कभी नहीं बोलते कि ब्रेकिंग बैड एक टॉक्सिक शो है। क्यों? क्योंकि उनका एक बहुत क्लियर पर्पस है। वो एक कहानी बता रहे हैं एक इंसान की, और वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे सर्कमस्टेंसेस और कैसे वक्त जो है एक इंसान को किसी भी एक्सट्रीम से लेके जा सकता है, या फिर वो हमको क्वेश्चन करने में मजबूर भी करता है कि क्या ये इसको सर्कमस्टेंसेस लेके गई, और इज इट दैट ही वाज ऑलवेज दिस पर्सन एंड
these things just became a trigger for him to really become who he really was. You know, maybe he was never this sweet, innocent chemistry teacher. He was always this animal inside, and these circumstances just triggered him to truly become his actual self. Or maybe all of us are like that, right? We just need a Exactly. trigger point. Exactly. Hmm. ब्रेकिंग बैड ने कहीं ना कहीं आपके अंदर ये सवाल उजागर किए होंगे. टैक्सी ड्राइवर ने मैक्सिमम लोगों के अंदर ये सवाल वो किए होंगे. बिल्कुल लगता है एनिमल को देख के किसी ने भी सोचा होगा कि भाई हमारे माँ बाप ने हमारे साथ जो व्यवहार किया उसके बाद हम ऐसे, क्योंकि उस फिल्म का वो पर्पस नहीं था. उस फिल्म का पर्पस था प्रोवोकेशन. ये डिफरेंस है, समझ रहे हो कि तुम क्यों दिखा रहे हो एंटी हीरो. आर यू शोइंग द एंटी हीरो विद द पर्पस ऑफ truly exploring a character and studying a character and studying the human psyche, or are you showing it for the sake of provocation and the sake of wanting to show violence in the most glamorized and unique way. वायलेंस दिखाने का भी पर्पस होना चाहिए भाई, समझ रहे हो. वासेपुर देखो तो उसमें वायलेंस कितनी ज्यादा है. Even Godfather also, right? Of course. I'm taking a very big name here, but just to put this. Why not? Why not? Yeah, of course, absolutely. Violence दिखाने का पर्पस होना चाहिए. So you feel the purpose was missing in Animal? 100%. Kabir Singh also? Kabir Singh, I believe, to be a better film than Animal in terms of its writing Storytelling. and in terms of its storytelling and in terms of its commitment to the character. I did feel like the film was way more committed to the character that it had chosen, and it stuck to that character throughout. You know, again, whether or not the film glorifies the violence and misogyny and all of that is a different question. Yes, I do believe that it does, but the point is that at least the purpose was clearer in that film. वो पर्पस क्या था वो अलग बात है. वो पर्पस ये हो सकता है कि वो जो भी दिखाना चाह रहे हो वो उनकी नजर में, पर मेरे को लगता है कि वहाँ पे पर्पस वाज मोर द कमिटमेंट टू द स्टोरी एंड द कैरेक्टर compared to where it was more to just provocation and glorification. Again, this was picked from a South movie, Arjun Reddy, Kabir Singh. चलो वो तो सेम डायरेक्टर था. But फिर भी, maybe he was in a very different zone, right? Absolutely, that's a great point. Could be because Arjun Reddy was I believe his first film. And Okay, I didn't know this. है ना, Arjun Reddy was his first film, right? And I mean Vijay Deverakonda was still like a new guy. And Arjun Reddy was technically a very small film. तो उनके पास वो इंडिपेंडेंस थी. और आप कबीर सिंह को भी देखो, it's not really made like the typical like mainstream हिंदी फिल्म. जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली की गलियों में शूट किया है, समझ रहे हो, कॉलेजेस में जिस तरीके से शूट किया है, it feels very real compared to like the usual Hindi films that get made, where a lot of the scenes are shot on set, and a lot of it looks very fake. समझ रहे हो, क्योंकि वो शायद कहीं ना कहीं अपने जो उनके रूट्स से ऑफ मेकिंग लाइक अ स्मॉल बजट film like Arjun Reddy, maybe he could retain that by making Kabir Singh, even though it was a Bollywood film. But वही होता है फिर जब तुम बड़ा बजट तुम्हें मिलता है और तुम्हें बड़े स्टार्स मिलते हैं, और I think you get swayed, and maybe the whole idea of, to me, Animal looks, it doesn't feel like a, बहुत नकली लगती है वो फिल्म. आप सोच के देखो ना, उसमें जो होटल है और ये सब चीजें कहाँ होता है ब्रो, ये सब किस तरीके से दिखाया हुआ सब कुछ. Even if you imagine it to be like a extremely filthy rich family, none of it is, तुम उसको फैंटेसी ही समझ सकते हो, आप वो रियल वर्ल्ड में किसी भी तरीके से बायन नहीं कर सकते. समझ लो ना, लॉलेस लैंड है एनिमल, जहाँ पे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? जहाँ पे एक आदमी कॉलेज के अंदर बंदूक लेके आ जाता है और चीज़ की कोई रेपरकशंस नहीं होती, मीडिया तक में नहीं आता, वो कहीं पे भी नहीं आता, वो इंसान अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है. उसके बाद डिस्पाइट बीइंग अ बिलियनियर सन, वो बाद में आके एक पब्लिक इवेंट में आके एक बंदे को मार के चला जाता है, खून खराबा होता है, and there are no repercussions to it, despite him being a billionaire son. Of course, it's not rooted in any kind of reality. Even if you put this in the perspective of this being a
fictional story, still I think ये factor तो वो was सेंस नहीं bit बनता ना, कोई सेंस नहीं बनता। फैंटेसी कहानी है, समझ रहे हो? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक दैट फिल्म सीरियसली इन माय ओपिनियन। वो फैंटेसी कहानी है, और अगर आप उसको उस तरीके से भी देखो तब भी वो एक अच्छी कहानी नहीं है, ये मेरा मानना है। बट अगेन एज आई सेड, इंडिविजुअली सेट एक्शन सेट पीसेस, a lot of them are very, you know, visually well done and very unique, जिस भी तरीके से उन्होंने किया, पर उससे ज्यादा सब्सटेंस नहीं है उस फिल्म में मेरे हिसाब से। Sweet. Wrapping up the conversation, bro, like literally it's been almost 2 hours since we are talking. I've been loving having this chat with you. I think we would have to do a second part for this for sure to discuss even these more depth. Whenever. But concluding this conversation, I have this very interesting thing for you, right? You are now someone who has good access to these people, Bollywood celebs or directors, actors, or artists, which many people aspire to have, especially if you are an aspiring filmmaker, right? Now you have that. Still, you are portraying yourself or putting yourself as a person who talks about films, give his reviews, give his opinions, teaches people how to see a film. But do you want to explore the part of making a film? Yeah, absolutely. 100%. That is my primary goal in life. I want to be a filmmaker. That is what I'm working towards. I do not want to, I want to keep writing about films, and I want to keep talking about films my whole life. This is the dream, this is a dream job, right? मतलब आपको सिर्फ आपको फिल्में देखनी है और उनके बारे में बात करनी है, भाई उससे ज़्यादा खुश नसीब कौन हो सकता है? और एज अ फिल्म लवर दैट इज द ड्रीम टू हैव टच विद। लेकिन एट द सेम टाइम आई हैव फिल्म मेकिंग एस्पिरेशंस, आई डू वांट टू मेक फिल्म्स, एंड वही मतलब मैं धीरे धीरे करके आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट आल्सो। आई हैव रिटन सम थिंग्स and hopefully at least on short films I'll start working on very soon. But at the same time I do not want to just limit myself to that in terms of कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बस मैं अपनी कहानियाँ बता के वहाँ पे जो है इस वाली चीज़ को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ इस तरीके के इकोसिस्टम्स बिल्ड करना। अकेले तो मैं नहीं कर सकता ऑब्वियसली, और ना मेरी इतनी हैसियत है, लेकिन मैं अपनी कैपेसिटी में पूरी कोशिश करना चाहता हूँ इस तरीके के इकोसिस्टम्स बिल्ड करना और बिल्ड करने में हेल्प करना, जिससे कि दूसरे यंग एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स पूरे हिंदुस्तान से जो है बेनिफिट कर सकें, और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके। If filmmakers are not vulnerable to the day-to-day course or the pathway which is very difficult for them, और उनको एक ऐसे सेट स्ट्रीक मिल जाए कि यार भाई तू ये कोर्स कर, तू ये चीज़ें कर, उसके बाद तेरा फिल्म मेकिंग में कुछ अच्छा हो सकता है। इफ़ दैट हैपन्स, आई थिंक दे वुड नॉट बी गुड स्टोरी टेलर्स। उसके बाद दे वोंट बी एबल टू अचीव दैट। नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट। देखो क्या है ना कि ये तो हो ही नहीं सकता ना कभी, फिल्म मेकिंग ऐसी फील्ड ही नहीं है कि वहाँ पे कि जहाँ पे आप इतना क्लियर किसी को पाथवे दे सकते हो कि इसके बाद जो है तेरे को नौकरी मिल जाएगी सिनेमा में, ऐसा नहीं हो सकता कभी। सो ना वो तो फिर एफटीआई ऑलरेडी है ही, पर इवन एफटीआई से लोग ग्रेजुएट करके लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती। दैट्स नॉट द काइंड ऑफ बिजनेस, दैट्स नॉट द काइंड ऑफ प्रोफेशन दैट इट इज। बट what can be done and what needs to be done is that people need to be given an opportunity. It's not about people being young and right out of college. The opportunity would also be beneficial for somebody who is 45 years old, has been working as an AD in the industry or working odd jobs in the industry all his life, but still hasn't been able to find an opportunity to make a film. Because people are not willing to put in money in this person's story. You know what I'm saying? This is the collective. This should be the collective effort of everyone in the industry. That the number one thing that people need to work on is creating more opportunity for people from the outside. And without any discrimination, without any prejudice, without any restrictions. कि मतलब literally there needs to be space for people from all parts of the country and from all kinds of
backgrounds, all castes, all classes. Everyone's story needs to be told. मतलब आप समझो ना यार, हमारा कितना बड़ा देश, कितना डाइवर्स देश है, पर just think about the number of stories that you're seeing on the screen. The kind of stories, मतलब यही हो रहा है ना कि अब अगर छोटे शहर की कहानी शुरू हुई तो वो एक ही तरीके की छोटे शहर की कहानी आ रही है सारी, वो जो है यूपी के छोटे स्मॉल टाउन की कहानियां, कभी लखनऊ की कहानी, कभी कानपुर की कहानी, सिर्फ सारी वही कहानी आ रही है। जबकि कितने सारे छोटे शहर हैं इस देश में, कितने सारे गांव हैं, कितने सारे बड़े शहर हैं, कितने सारे अलग अलग तरीके के लैंडस्केप्स हैं। कौन एक्सप्लोर कर रहा है लैंडस्केप्स को? समझ रहे हो? कितनी सारी कहानियां इस देश में। आप ट्रैवल अगर करते हो रेगुलरली, आप खुद सोचते होंगे अलग अलग जगहों पे जाके कि यार there are so many stories in this country, but you know, They are not being heard. yeah, that's what I want. I think that is what will enrich cinema. हाँ, in that sense, so I think it's something that should be implemented. Yeah. Yeah. Cool, bro. I think these are all the things that I had from my side. We talked so much that even the mic died. But I really hope that next time we sit down and we really talk about things. Done. Much Like that. more Thank you so than much. And this was a lot of fun. And I hope so. all the best to you. Because I really hope that your podcast keeps on growing and growing. And really looking forward to the Imtiaz conversation. Yeah, likewise for you, bro. You are already doing a lot of amazing stuff. I really hope we see a web series or movies or short films by you. Eagerly waiting for that. Soon, hopefully. Maybe I think I can say this now that I sort of would like to be in a space where you are at the moment, as in, you know, you have now met so many people, you have heard so many stories from filmmakers that now you want to present that also, right? I Yeah. might want to see myself there. So, really hope that something really good comes for you. Thank you so much for being Same, here. wishing the same for you. Yeah. Thanks a lot, bro. Thank you.